हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम एसएससी लैब पर आपका है स्वागत। आइएगा। सो 21 अप्रैल 2025, लेट्स गेट स्टार्टेड विद 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स। बहुत ही प्यारे से करंट अफेयर्स विल सी टुडे। एंड ये हैं भाई टॉपर्स हमारे क्विज के, छोटू भाई, सत्यप्रकाश, पृथ्वीराज, खुशी एंड जिया। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। आइएगा शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में आ रही है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज़। क्यों? क्योंकि इनके 150वीं वर्षगांठ इनकी होने जा रही है। 150th ईयर एनिवर्सरी इनकी होने जा रही है। क्या है ये समझिएगा। देखिए, बीएससी जो है ये 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, 1875 में, और अब आ गया है 2025। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 9 जुलाई 1875 में हुई थी। अब दो इस बार 9 जुलाई 2025 में इसको 150 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो होगा क्या इस बार, इस हिस्टोरिक मोमेंट पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी जो हैं, ये एक नया इंडेक्स लॉन्च कर रही हैं और इसका नाम है बीएससी 150। अब ये बीएससी 150 इंडेक्स क्या होगा, इसको लॉन्च करने जा रही हैं जब ये आएगा, 9 जुलाई जब आएगा। पहले ये समझते हैं आखिरकार ये बीएससी क्या है। देखो, बीएससी का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में से आता है। एशिया का तो खैर सबसे पुराना है और पूरी दुनिया के 10 सबसे पुराने स्टॉक्स में आता है ये। अच्छा, यहीं पर इसी का जो इंडेक्स है ना, इसी के इंडेक्स को हम सेंसेक्स भी बोलते हैं। सेंसेक्स में कितनी कंपनीज होती हैं, जल्दी से बताइएगा। सेंसेक्स में कितने, देखो, सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं। तो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन में कैसा परफॉर्म कर रही हैं, ये आप सेंसेक्स को देख करके बता देते हैं। तो इंडिया की टॉप 30 कैसा परफॉर्म कर रही है, इससे मोटा मोटा इंडिया का एक आइडिया लग जाता है। अच्छा, अब समझिएगा। तो अब जैसे मान लो सेंसेक्स है, ऐसे समझिएगा, जैसे सेंसेक्स है ना, तो सेंसेक्स में क्या था, सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं। इसी प्रकार से निफ्टी भी है। तो निफ्टी में क्या करते हैं, निफ्टी में अलग, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, निफ्टी में अलग है, निफ्टी में 50 कंपनीज है। इसी प्रकार से अब जो ये नया लॉन्च हो रहा है ना, बीएससी 150, इसमें 150 कंपनीज की जो परफॉर्मेंस होगी ना, उसको लिस्ट किया जाएगा। तो ये बीएससी 150 एक नया बेंचमार्क इंडेक्स है जो टॉप 150 कंपनीज है उनको ट्रैक करेगा। कैसे सेलेक्ट किया जाए कौन सी कंपनी टॉप 150 में आती है, तो इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या कहते हैं, ये इकोनॉमी से बहुत अच्छा रिलेटेड न्यूज़ है ये। मार्केट कैप क्या होता है, जैसे समझो, मान लो कि आज रिलायंस है, जैसे मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं, हाइपोथेटिकल नंबर्स। अगर मान लो, मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, ये होता है कि आपके कितने शेयर्स इस समय मार्केट में है, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन शेयर क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर रिलायंस के 1000 शेयर्स मान लो मार्केट में है, मान लिया नंबर हमने, और एक शेयर अगर 10 रुपए का है या 100 रुपए का है, तो अगर ऐसा है, 1000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, तो मार्केट कैप रिलायंस की कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की मार्केट कैप हो गई। तो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, टॉप 150 जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके मार्केट कैप देख लिया, तो उनमें से जो टॉप 150 कंपनीज हैं, उनको उनको हमने इसमें 150 बीएससी 150 में लिस्ट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो, ये इंडेक्स एक ज्यादा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देगा, क्योंकि ये खाली 30 कंपनीज की देता है, ये 50 की, ये 150 कंपनीज की कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देगा। तो ये बढ़िया है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है ये। समझ गए। चलिए, तो अब हाँ, ये आपसे पूछेगा, बताइए एशिया का सबसे पुराना, बताइए कौन सा ये है स्टॉक एक्सचेंज। तो बीएससी एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। फिर देखिएगा, ये बीएससी की कहानी हो गई, बीएससी 150 आने वाला है। फिर देखेंगे, क्योंकि 150 साल हो रहे हैं, उत्तराखंड आदर्श संस्कृत ग्राम। अब ये क्या कहानी है, देखो, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉन्च करी है। अब इसमें होना क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तो उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हम एक आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। इसके तहत होगा क्या, इसका एम है संस्कृत लैंग्वेज का प्रमोशन करना। संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत लैंग्वेज जो है, इसको प्रमोट करना इसका मेन एम है। तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक विलेज सिलेक्ट होगा। जैसे मान लो, अगर वहां पर, लेट्स से कि वहां पर उत्तराखंड में मान लिया हमने 10 डिस्ट्रिक्ट है, अब 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक एक गांव सेलेक्ट होगा। ठीक है। अब वहां पर क्या होगा, संस्कृत को एक्टिव लैंग्वेज बनाया जाएगा। माने, तुम पढ़ना मसी, तुम पढ़ते रहो। तो ये तो मैंने गलत संस्कृत बोली है, लेकिन क्लास 5th में पढ़ी थी मैंने भी पहली बार। तुम कहाँ जाते हो, तुम किम गच्छामी। तो अब ये जो है, अब आप वहाँ पहुँचेंगे ना, तो आप पूछेंगे, अहम बद्रीनाथ जानम अष्टामी। तो अब आप वहाँ से आंसर आएगा, तुम किम गच्छामी। तो अब आप ऐसे आंसर आप वहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर संस्कृत को एक एक्टिव लैंग्वेज बनाया जाएगा। अच्छा देखो, तो है क्या, बेसिकली समझो, उत्तराखंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं भाई, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में से एक एक गांव सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर संस्कृत प्रॉपर बोली जाएगी एज ए स्पोकन लैंग्वेज। स्कूल में, डेली लाइफ में, पब्लिक इंटरेक्शन में भी संस्कृत का यूज़ किया जाएगा। अब जैसे मान लो अगर आपको ये बोलना है, अब अगर किसी आपको, लेट्स से एक एग्जांपल है कि अगर हमको रिक्शा वाले से पूछना है, सोच के देखिए, अच्छा अगर हमको रिक्शा वाले से पूछना है तो कैसे पूछेंगे? रिक्शा वाले से अगर पूछना है कि भाई संस्कृत में पूछना है कि भाई बताओ कि कहाँ जाना है, तो क्या बोलेंगे बताइए? एक बार लिख के बताइए, जिनको भी आता हो। रिक्शा वाले से पूछना है संसद में कि कहाँ जाना है, कि या कहाँ वहाँ वहाँ जाओगे, तो कैसे पूछेंगे बताओ? किसी आप लोगों ने पढ़ी होगी तो बताइए। नहीं? देखिए हमने पाँचवीं में पढ़ी थी, तो अगर आप उस उत्तराखंड के उन डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे ना, तो आप संस्कृत में क्या बोलेंगे कि भाई भवान तत्र गमिष्यामि। भवान माने कि भाई आप जो हैं, आप तत्र मतलब वहाँ, भवान तत्र गमिष्यामि मतलब आप वहाँ जाएंगे। तो ये आ जाता है, इस तरीके की बातें आप सुनेंगे वहाँ पर। बढ़िया है, अच्छी चीज़ है भाई, लैंग्वेज प्रमोट होगी, बढ़िया है। अच्छा, विलेजर्स को भी संस्कृत सिखाया जाएगा। अब बात ये आती है क्यों ये प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ी। देखो संस्कृत जो है ये एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत क्या है? ये एक प्राचीन भाषा है और अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिश करी जा रही है कि हम किसी तरीके से अपने कल्चर को प्रिजर्व करें। अच्छा, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एक अपडेट भी देखी इसी चीज़ के ऊपर। लिंक्डइन पे था मैं, जब मैं लिंक्डइन पे था तो मैंने कुछ लोगों के पोस्ट देखे। अब वहाँ पर क्या था, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट थी, इनफैक्ट शायद यूएन की वर्ल्ड पार्लियामेंट हो रही थी। वहाँ पर न्यूजीलैंड का जो माओरी ट्राइब है, याद आया आपको? उनमें से उनकी एक एमपी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, या उन्होंने न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में ही किया था या यूएन की पार्लियामेंट में किया था। माओरी ट्राइब ने अपना माओरी डांस किया था, याद आया? पूरी दुनिया ने खूब तारीफ करी, अरे वाह अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। एंड द सेम पीपल, जो अब ये न्यूज़ आई तो लोग कहना, अरे भाई इसकी भी क्या ज़रूरत है बताइए। सेम पीपल हु आर वेरी हैप्पी कि माओरीज जो है वो अपने न्यूजीलैंड के इतने मॉडर्न होने के बाद अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर रहे हैं, और उसके बाद द सेम वेरी सेम पीपल हैव सीन कि भाई अरे यार ये क्या बात होती है, इसकी क्या ज़रूरत थी सेंसर कराने की। क्या मतलब बनता है भाई? जब बगल में हो रहा है तो अच्छा, हो जब हमारे घर में हो रहा है तो खराब। ये गड़बड़ है ना। अच्छा खैर, तो ये समझ गए उत्तराखंड ने क्या करा है। क्योंकि उत्तराखंड ने हुआ क्या था, देखो अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है संस्कृत को। पहली कौन सी है? हिंदी है, ठीक। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक हमने देख लिया पूरी कहानी। और ये बना कब था, कब बनाया था संस्कृत को अपनी ऑफिशियल भाषा? सन 2010 में संस्कृत को अपनी ऑफिशियल भाषा यहाँ पर बनाया था। आओ भाई नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ये क्या है? आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम है ये। फिर वल्चर कॉन्जर्वेशन आ रहा है यार, ये क्या है वल्चर कॉन्जर्वेशन? और हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया, इसमें होगा क्या ना, आपको 13 ट्रेनर्स भी चुने जाएंगे। जैसे मान लो ये आचार्य जी है ना, इनको पैसा दिया जाएगा 20,000 पर मंथ, इनको सैलरी दी जाएगी, और इनका काम होगा लोगों को संस्कृत में ट्रेन करना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि वल्चर कॉन्जर्वेशन। अब वल्चर कॉन्जर्वेशन में क्या है ये समझिए। देखिए मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 6 वल्चर्स को कैप्टिव ब्रीडिंग किया है। 6 वल्चर्स को, 6 वल्चर्स, 6 गिद्ध जो हैं इनको कैप्टिव ब्रीडिंग किया है, ब्रीडिंग किया। अब कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, पहले समझते हैं वल्चर्स क्या होते हैं। देखो वल्चर्स होते हैं स्कैवेंजर्स बर्ड, इनको स्कैवेंजर बर्ड बोलते हैं। ये बेसिकली डेड एनिमल्स ही खाते हैं, ये जिंदा तो नहीं खाते, कम खाते हैं। ये मेनली इनकी डाइट में डेड एनिमल्स होते हैं। जैसे मान लो किसी कैरकस जो होते हैं, जैसे किसी कुत्ते का शव है, या किसी मान लीजिए किसी भी जानवर का शव है, तो ये उसको खाते हैं। ये हेल्प करते हैं इकोसिस्टम को क्लीन रखने में, बहुत बड़ा इनको योगदान होता है इकोसिस्टम को क्लीन रखने में। अच्छा, तो इंडिया में मेनली ना 9 प्रकार के, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत में कुल प्रकार के 9 टाइप्स ऑफ वल्चर रहते हैं। जैसे इंडियन वल्चर, वाइट, ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ऐसे प्रकार के 9 टाइप्स होते हैं भारत में वल्चर्स के। तो अब ये हो गया वल्चर। अब कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है? देखो जब एंडेंजर्ड एनिमल या कोई एंडेंजर्ड बर्ड होती है, इसको हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्रीड किया जाता है। ब्रीड करने का मतलब क्या हुआ? जहां पर उनका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है उनके मेल काउंटर पार्ट या फीमेल काउंटर पार्ट से, ताकि और ज्यादा उनके बच्चे पैदा हो सकें। तो उसको कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। जैसे मान लो अगर हमने जू में अगर हम ये काम कर रहे हैं, या मान लो हम बर्ड सेंचुरी में अगर हम ये काम कर रहे हैं, राइट, बर्ड सेंचुरी में काम कर रहे हैं, तो उसको कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। और जब एक बार हो जाता है तो बाद में उनको वाइल्ड सेंटर में छोड़ दिया जाता है। तो इसका एम क्या है? बेसिकली पॉपुलेशन को रिवाइव करना। अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि वल्चर्स डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं, और कई स्पीशीज तो वल्चर्स की खत्म भी हो चुकी हैं। इसका आंसर आता है दोस्त डिक्लोफेनाक। ये आता है डिक्लोफेनाक। आप कभी देखिएगा, आपके वॉलिनी आपके पास है, वॉलिनी या कोई भी हड्डी वाला जेल होगा ना, उसमें डिक्लोफेनाक पड़ा होगा। डिक्लोफेनाक क्या है दोस्त? ये एक पेन किलर मेडिसिन होती है, जो बेसिकली काउज और बफेलोस को दी जाती है। अब ये जब एनिमल्स मर जाते हैं तो वल्चर्स इनकी बॉडीज खाते हैं, मेडिसिन उनके बॉडी में चली जाती है, और ये डिक्लोफेनाक जो है, ये डिक्लोफेनाक वल्चर्स की किडनी को फेल कर देती है।
ये डिक्लोफेनाक वल्चर्स की किडनी पूरी एकदम पूरी तरीके से खराब कर देती है, तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो ये हमेशा खाते ही गाय और भैंसों का शव है और उसमें डिक्लोफेनाक रहता है क्योंकि उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है, ये प्रॉब्लम आती है। समझ गए? चलिए अच्छा, तो ऐसा सोचो यार, अगर कोई काऊ है, उसको पेन किलर दिया गया और वो मर गई, तो उसका शरीर जब वल्चर खाएगा तो उसके अंदर डिक्लोफेनाक चला जाएगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको ये उसका किडनी फेल हो जाएगी। इसीलिए डिक्लोफेनाक को एनिमल्स के लिए बैन भी कर दिया गया है। समझ गए आप? चलिए शाबाश, नेक्स्ट कहानी पर चला जाए। अच्छे से समझ आ गया डिक्लोफेनाक क्या है, कैप्टिव ब्रीडिंग क्या है, ठीक। आइए एक्स्ट्रा ज्ञान भी देखिएगा, थोड़ा सा देते हैं आपको। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ आया? फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ आया है? और अभी हाल ही में यूपी में भी आया है जटायू के नाम से। और फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इंडिया कहाँ पर है? पिंजौर हरियाणा में, पिंजौर इन हरियाणा, ये पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट है जहाँ सबसे ज्यादा वल्चर के प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं? वो मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा यहीं पर कराया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख ले ये पूरा। अच्छा, फिर देखिएगा इसरो और नासा का जो निसार मिशन है ये जून 2025 में आ जाएगा। क्या है यार ये? देखो ये एक निसार मिशन है जो कि एक जॉइंट मिशन चलाया है, किसने? इसरो और नासा ने मिल करके इसको चलाया है। इसरो प्लस नासा इज निसार मिशन। ये जून 2025 में लॉन्च कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नासा इसरो, फुल फॉर्म सुनना, फुल फॉर्म एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर मिशन, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर मिशन। नोट मत करना, अभी सब लिखा मिलेगा, अभी आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर मिशन, अब देखो है क्या, ये ईओएस है। ईओएस का मतलब क्या होता है दोस्त? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसका काम क्या है? अर्थ के सरफेस को हमेशा स्कैन करती रहेगी, स्पेशली फॉरेस्ट को स्कैन करेगा कि यार फॉरेस्ट कवर कम तो नहीं हो रहा है, आइस शीट्स को स्कैन करेगा कि आइस शीट कवर जो है वो कितनी तेजी से कम हो रहा है। फिर ये लैंड मूवमेंट को तुरंत चेक करेगा कि अर्थक्वेक कहां पर आ रहा है और लैंडस्लाइड कहां पर हो रहे हैं। इसी के साथ साथ ये सी लेवल चेंज भी देखेगा कि समुद्र कितने एमएम उठ गया है, इतना तक देख सकता है ये। तो यहां पर एक सुपर पावरफुल कैमरा रखा गया जो अर्थ की हर हलचल को एग्जैक्ट मैप करेगा और थोड़ी सी भी कोई दिक्कत होगी ना तुरंत पता चलेगा। तो सिंथेटिक अच्छा आप समझो, अब आप कहेंगे कि सर ये सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है? ये निसार में जो मैंने ये बताया, सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है? ये रडार वेव्स यूज करते हैं इमेजेस लेने के लिए। इवन दो चाहे क्लाउड हो, कभी भी अगर किसी के आगे सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है तो समझ लेना, चाहे क्लाउड हो, चाहे स्मोक हो, और चाहे मान लीजिए रात का समय हो रहा हो, ये एकदम क्रिस्टल क्लियर फोटो ले लेंगे। जैसे एक्सरे मशीन बॉडी के अंदर तक देख लेती है ना, वैसे ही जो सिंथेटिक अपर्चर रडार होते हैं ये अर्थ के सरफेस के माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट तक देख सकते हैं। मतलब मैं तो मिलीमीटर कह रहा था, ये मिलीमीटर को भी 1000 छोटा कर दो उतना देख सकते हैं ये। समझ गए? इतना इतना मतलब इतने माइन्यूट लेवल पे ये चेंजेस को देख सकते हैं। समझ गए? चलो अच्छा, तो ये है पूरी कहानी। और ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं इसको। सिंथेटिक अपर्चर रडार की कहानी है ये। समझ गए आप? बढ़िया से, कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं। तो ये एक एनवायरनमेंट के लिए किया जा रहा है। किससे करा जाएगा ये? अभी देखिए जीएसएलवी मार्क 2 या मार्क 3 से इसको लॉन्च किया जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। क्या बात है भाई, देखिएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, इसको यूनेस्को ने इंक्लूड किया है। क्या है ये? मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किया है। डिसीजन कब लिया गया? यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में, जो अभी कहाँ हो रही थी? पेरिस में हो रही थी ये मीटिंग। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि भाई इन दोनों का जाना वहां पर बहुत जरूरी है। अभी तक कुल मिला के 14 एंट्रीज हो चुकी हैं इस लिस्ट में। कौन सी लिस्ट है ये? वर्ल्ड रजिस्टर है ये। यूनेस्को ये कभी डाल रहा है, बना रहा है वर्ल्ड रजिस्टर, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट की 14 चीजें रजिस्टर ये बना रहा है वर्ल्ड रजिस्टर के नाम से। तो इसमें रखा गया है। अब ये है क्या यार? यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर क्या है? देखो, ये यूनेस्को ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट जो है या मेन्यूस्क्रिप्ट जो है या मान लो टेक्स्ट अगर कहीं लिखे हुए हैं तो उसको ग्लोबली प्रोटेक्ट करना, इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज इन डॉक्यूमेंट फॉर्म माना जा रहा है कि ये है तो वर्ल्ड हेरिटेज। लेकिन जैसे समझो, वर्ल्ड हेरिटेज तो ताजमहल भी है, ताजमहल भी वर्ल्ड हेरिटेज है, इसी प्रकार से अजंता केव भी है। लेकिन ये भी तो हमारी हेरिटेज ही है, ये सब भी तो हमारी हेरिटेज है ना, हमारी एक धरोहर है ना ये भी हमारी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, तो इसके लिए वर्ल्ड रजिस्टर लॉन्च किया है यूनेस्को ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझ गए ना? अच्छा, तो श्रीमद् भागवत गीता क्या है? ये महाभारत का पार्ट है। भीष्म पर्व से निकलती है, जो एक चैप्टर है उसमें महाभारत में, भीष्म पर्व, उससे निकलती है ये पूरी। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में ये डायलॉग का फॉर्म है। इसमें कर्म, धर्म, भक्ति, मोक्ष, इसके बारे में पूरा समझाया गया है इसमें। देन आता है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र क्या है? ये किसने लिखा है? ये भरत मुनि ने लिखा हुआ है। यहाँ पर यहीं से आपका भरतनाट्यम भी निकला हुआ है, याद है ना? भरत मुनि ने लिखा है और यहीं से आपका भरतनाट्यम भी लिखा हुआ है। इसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक सब कुछ है इसमें।
ठीक, चलो इन दोनों को अब प्रोटेक्ट कर लिया गया है, बढ़िया बात। आइए अच्छा नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आओ अच्छा, और कौन कौन सा है, तो इसमें ऋग्वेद भी है, यहाँ पर ऋग्वेद भी है, पंचतंत्र की कहानियां भी हैं, महात्मा गांधी के भी कुछ पेपर्स हैं, ये सब भी हैं। अब कुल मिला के इन दोनों की एंट्री के बाद कितने आइटम्स हो गए हैं वहां पर, टोटल 14 आइटम्स हो गए हैं अब उसके अंदर। ठीक है, ये देखो, ये भागवत गीता के बारे में और ये नाट्यशास्त्र के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। जब नोट्स पढ़िएगा ना तो इसको एक बार रीड करिएगा एक बार। ठीक, आइएगा इस बार इनमें से पूछ सकता है, जैसे इसमें कितने श्लोक लिखे हैं, 700 श्लोक लिखे हैं भागवत गीता में, 18 चैप्टर है, मैंने 18 अध्याय हैं। नाट्यशास्त्र में कितने, 36,000 श्लोक लिखे हुए हैं। इस तरीके से आपसे ये डेटा पूछ सकता है आपसे। फिर देखिएगा अच्छा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे हमारे पास आ गया है। देखो भाई साहब, 19 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम इंडिया का पहला सैटेलाइट एक्चुअल में लॉन्च किया गया था 1975 में। सुनो कहानी क्या है, हम क्यों मनाते हैं इसको। सो 19 अप्रैल 1975 में देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इसीलिए सन 2000 से हम लोगों ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। इसका नाम क्या था, तो इंडिया का पहला सैटेलाइट था, इसका नाम हमने, एक मिनट रुकिएगा, आवाज आ रही है ना आपको, ठीक है बढ़िया। चलिए तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ओके जस्ट अ सेकेंड। अभी ठीक है, थोड़ा आवाज में चेंजेस हुए होंगे, आई बिलीव अब इट इज फाइन। अब ठीक है ना आवाज पूरी, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे जो है ये हमारे पास आ गया है। आर्यभट्ट को इस दिन भेजा गया था, आर्यभट्ट, ये इस सैटेलाइट को 1975 में लॉन्च किया गया था। दैट इज द रीजन कि हम इसको सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन में, समझ गया, बढ़िया। और इस तरह ने लॉन्च किया था 19 अप्रैल को। अच्छा, कहां पर लॉन्च किया था, इंडिया से नहीं लॉन्च किया था, सैटेलाइट इंडिया का था, लेकिन हमने रशिया से लॉन्च किया था। रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M, रॉकेट का लॉन्च था कॉस्मोस 3M। देखो इंपॉर्टेंट है यार इस बार, क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्मोस 3M भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट, उनके नाम पर इसको रखा गया था। अच्छा, उसके बाद से फिर मतलब ये इंडिया की स्पेस में एंट्री हो गई थी आर्यभट्ट से। फिर चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, ये सब कुछ आया। फिर तो खैर लाइन ही लगी रही। अब इसरो एक टॉप मोस्ट, वर्ल्ड की एक टॉप एजेंसी हो चुकी है स्पेस के मामले में। अच्छा, पहली इंडिया सैटेलाइट जो इंडिया से लॉन्च हुई है वो कब हुई है, देखो उसका नाम था रोहिणी, उसका नाम था रोहिणी। और रोहिणी 1 ये 1980 में लॉन्च हुई है। ये कहां से, श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुई थी। चलो आगे बढ़े, ठीक है नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। आइएगा फिर देखते हैं अपने ये टेलीग्राम चैनल, ये तो आप ज्वाइन कर लो। अब आते हैं सवाल देखते हैं भाई, इनमें से कौन सा इंडेक्स अभी लॉन्च किया जा रहा है बीएससी के उसमें वर्षगांठ पर, ये बीएससी 150 इंडेक्स है। फिर बीएससी वाज फाउंड बाय होम, किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये आ जाते हैं। इनका नाम है प्रेमचंद रॉयचंद, इन्होंने इसको फाउंड किया था बीएससी को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। फिर बात करेंगे अभी आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम कहाँ आ रहा है, ये दोस्त आ रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि यहीं पर आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम उत्तराखंड में आ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में ही हमारा जो सेकेंड लैंग्वेज है दैट इज संस्कृत, ये यहीं पर है, उत्तराखंड में ही बनाई गई है। नेक्स्ट वी हैव, कौन सा स्टेट है जहां वल्चर कंजर्वेशन इनिशिएटिव जो है इनको लिया जा रहा है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज इट इज मध्य प्रदेश, राइट। नेक्स्ट वी हैव, इनमें से कौन सा सैटेलाइट मिशन है जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इसरो और अमेरिका के नासा के बीच में, इट इज निसार हो गया। फिर अपन बात करेंगे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर कौन सा आ जाएगा, यहां पर किसको करा गया है, श्रीमद् भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे कब हो रहा है, ये 19 अप्रैल को हो रहा है, ठीक बात है। चलिए फिर देखते हैं इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, ये कब हम लॉन्च कर रहे हैं, इंडिया का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, इसको लॉन्च किया जा रहा है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 19 अप्रैल को, 5 सितंबर को, ये कब हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इसको करा गया था, कर रहे हैं क्या, करा गया था इस दिन। ठीक है गाइस, दैट्स इट, ये थी पूरी कहानी। और 20 अप्रैल यानी कल के दिन आपका मार्च 2024 का भी टेस्ट लाइव हो गया है। ये टेस्ट कहाँ मिलेगा आपको, सुनो, आप यहाँ lab.live पे जाओगे, वहीं पर जाने के बाद आप वन लैब पर जाओगे, वन लैब पर मिलेगा, वन लैब की ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, सभी लोग वन लैब की सेपरेट ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये पूरा टेस्ट फ्री है, दिया करिए सब लोग, ये मंथली टेस्ट है, ठीक है। चलिए गाइस बाय करते हैं। ये बुक्स हैं करंट अफेयर्स की, अगर आपको 2024 का करंट अफेयर जो एग्जाम में तो खैर आएगा ही आएगा, उसे कवर करना हो तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक। और ये जीएस की आपकी नई वाली किताब है, ध्यान से सुनिएगा। टुडे 21 ऑनवर्ड्स ये आपकी पहली क्लास यहाँ से शुरू हो जाएगी। अर्जुन बैच फाउंडेशन का आज से शुरू हो रहा है, जितने लोगों को ज्वाइन करना हो डू ज्वाइन, ये है इसका कोड LAB लैब, ठीक है, ये आज से शुरू हो जाएगा। ये भी ALP भी, ये सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। एंड महापैक में तो खैर ये सब SSC के महापैक में सारे SSC वाले बैचेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं ही हैं, ठीक है। चलो बाय करते, PDF आप देख लो कहाँ पर मिलेगी जी। थैंक यू, बाय बाय।